हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा PYQ सीरीज़ का पार्ट 6 रहने वाला है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई विल हाईली सजेस्ट यू टू काइंडली चेक आउट दोज वीडियोज़ ऑल्सो जो मैंने पहले से बनाई हुई हैं पार्ट 1 से पार्ट 5 तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, in a neonate, which of the following is typically the earliest indicator of rising ICP? Okay, बच्चे में ICP रेज का सबसे पहला इंडिकेटर क्या रहेगा? कौन से साइन को देख के हमें पता चलेगा कि बच्चे का ICP बढ़ गया है? इससे पहले हम क्वेश्चन करें, हमें पता होना चाहिए नॉर्मल ICP कितना होता है। नॉर्मल ICP अडल्ट में होता है 7 to 15 mmHg इन अडल्ट, और बच्चों में रहता है 2-6 इन नियोनेट्स। ओके, एंड अगर चिल्ड्रन है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो उसका हम 3 to 7 बोलेंगे। ओके, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नियोनेट और चिल्ड्रन में, तो हमें दो वैल्यूज़ याद रखनी है यहाँ पे। 2-6 होता है नियोनेट्स में एंड 7 to 15 होता है अडल्ट में। फाइन, अब हम देखेंगे ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अगर ICP रेज होगा तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, बट ये लेट साइन है। सेकेंड इज सन सेटिंग साइन ऑफ द आईज। सनसेट साइन देखा जाएगा आईज में। वो क्या होता है, हमारा जो अपर स्क्लेरा होता है आईज का, वो विजिबल होगा। इसका एक फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी जिससे आपको समझ आ जाए कि सन सेटिंग साइन कैसा होता है। तो ये आंसर है अपना, क्योंकि ये अर्ली साइन है बच्चों में। नियोनेट्स में अर्ली साइन है सन सेटिंग साइन। ठीक है, अगर किसी बच्चे का ICP रेज्ड होगा तो सन सेटिंग साइन उसमें देखने को मिलेगा। थर्ड इज ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन बिल्कुल देखने को मिलता है, बट हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे का विजन ब्लर है या नहीं है। ठीक है, छोटा बच्चा है, बता नहीं सकता है, इसीलिए हम इसको इंडिकेटर नहीं मानते हैं बच्चों में। बट अगर यही साइन अडल्ट्स में दिखेगा तो हम इसको ICP का इंडिकेटर मान लेंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज डिप्लोपिया, डबल विजन। ये भी साइन होता है रेज्ड ICP का, बट ये अडल्ट्स में होता है। ठीक है, तो नियोनेट्स में क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा बच्चे को डबल विजन दिख रहा है या कैसा दिख रहा है, इसीलिए बच्चों में डिप्लोपिया इंडिकेटर नहीं माना जाता है। ओके, इधर हम कुछ जल्दी से साइंस देख लेते हैं कि बच्चों में नियोनेट्स में क्या साइन दिखते हैं रेज्ड ICP के। ओके, अर्ली इंडिकेटर्स एंड लेट इंडिकेटर्स। अर्ली में हमें दिखेगा बल्जिंग, एंटीरियर फॉन्टेनल जो है बल्ज कर जाएगा बच्चे में। ओके, सेकंड इज सनसेट साइन। थर्ड इज वाइडन्ड सूचर्स। जो हमारे हेड में सूचर्स होते हैं वो जो है वाइडन्ड हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे। हाई पिच क्राई देखा जाएगा। पुअर फीडिंग, इंक्रीज्ड हेड सरकमफेरेंस। ओके, एंड अगर हम लेट साइंस की बात करें तो हमें इसमें दिखेगा ब्रेडिकार्डिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, शीजर्स, कुशिंग ट्रायड। इसमें क्या होता है, कुशिंग ट्रायड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी 3 चीजें कुशिंग ट्रायड के अंडर आती हैं। इसमें आता है हाइपरटेंशन, सेकंड आता है ब्रेडिकार्डिया, एंड थर्ड आता है इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। ओके, मैनेजमेंट में क्या रहता है, मैनेजमेंट में हम हमेशा बच्चे को प्रॉप्ड अप पोजीशन दे के रखेंगे। उसके बाद में मैनिटोल देंगे क्योंकि वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, जो ICP रेज्ड हो गया है उसको कम करने में हेल्प करेगा। हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं, एंड उसके बाद में जो भी अंडरलाइन कॉज है जिस वजह से ICP रेज्ड हुआ है उसका मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके ट्रीटमेंट में एक क्वेश्चन और बनता है कि VP शंट क्या होता है। VP मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसमें क्या करते हैं, जब बच्चे का ICP बहुत रेज्ड है, बहुत ज़्यादा CSF सिर में भर गया है, तो क्या करेंगे, हम उसके वेंट्रिकल्स में एक शंट डाल देंगे, मतलब एक ट्यूब डाल देंगे, और उस ट्यूब को लाके पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ देंगे। ठीक है, तो जितना भी लाइफ टाइम बच्चे का एक्सेस में CSF बनेगा वो जो है अपने आप ड्रेन होता रहेगा पेरिटोनियल कैविटी में। ओके, तो यहाँ पे VP शंट जो है बच्चे को डाला जाता है। VP मतलब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। 30 ईयर ओल्ड ट्रॉमा विक्टिम arrives unconscious in the emergency department.
Even after performing a jaw thrust, his airway cannot be kept open. Which airway device should be used next to maintain airway patency? Okay, देखो एक 30-year-old जो है पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो अनकॉन्शियस है, उसके ऊपर क्या किया गया, जॉ थर्स्ट मैन्यूअर परफॉर्म किया गया ताकि उसका एयरवे ओपन हो सके, बट वो करने के बाद भी उसका एयरवे ओपन नहीं हुआ। नेक्स्ट एयरवे पेटेंसी के लिए आप क्या कोशिश करोगे? ओके, तो अगर जॉ थर्स्ट मैन्यूअर नहीं परफॉर्म किया जा रहा, उसके बाद में हम तुरंत OPA डालेंगे, ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है, क्योंकि ये फास्टर होता है, जल्दी से जो है डाला जा सकता है। एंड अगर OPA भी पॉसिबल नहीं है, या फिर क्वेश्चन में पूछ ले कि डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट क्या रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म पे मैनेजमेंट क्या रहेगा, तो हम डालेंगे ET ट्यूब, ठीक है। पहले हम कोशिश करेंगे जॉ थर्स्ट की, उसके बाद में अगर जॉ थर्स्ट नहीं डाला तो हम OPA डाल देंगे, ओरोफेरेंजियल एयरवे। एंड अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि लॉन्ग टर्म पे क्या डालोगे या डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट के लिए क्या डालोगे, तो हम लिख देंगे ET ट्यूब, ठीक है। तो अभी जॉ थर्स्ट मैन्यूवर परफॉर्म किया गया, नहीं ओपन हुआ, तो हम डालेंगे OPA, ओरोफेरेंजियल एयरवे, ओके। बाकी फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेजोफेरेंजियल एयरवे। नेजोफेरेंजियल एयरवे हमेशा सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स में डाला जाता है जिनका गैग रिफ्लेक्स अभी प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर डाली जाती है एयरवे पेटेंसी के लिए, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। एंड नेक्स्ट इज लेरेंजियल मास्क एयरवे। लेरेंजियल मास्क एयरवे जो है स्टार्टिंग सिचुएशंस में नहीं डाला जाता, थोड़ा सा एडवांस एयरवे में आता है। पहले हम ओरोफेरेंजियल ट्राई करेंगे, अगर ओरोफेरेंजियल नहीं डलती है तो वी विल मूव टू लेरेंजियल मास्क एयरवे, ओके। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एंड लास्ट इज एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ओरोफेरेंजियल भी नहीं डला तो हम ET ट्यूब की तरफ मूव करेंगे, ओके। Next question is, burn patient is brought in with a calculated 24 hours fluid requirement of 4800 ml based on Parkland formula. How much of this total volume must be infused during the initial 8 hours of resuscitation? एक बर्न का पेशेंट है जिसका 4800 ml फ्लूइड देना है हमने 24 आवर्स में, ओके। तो स्टार्टिंग के 8 आवर्स में आप कितना दोगे, ओके। पहली बात तो ये पता होना चाहिए पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है। ये वो फॉर्मूला है जो हर बर्न के पेशेंट में लगेगा। जब भी बर्न का क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड हमें कैलकुलेट करना होगा, पार्कलैंड फॉर्मूले से आपको निकालना है। पार्कलैंड फॉर्मूला होता है 4 ml इंटू में टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो बर्न हुआ है, परसेंटेज में होता है ये, एंड बॉडी वेट, ओके। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब जितना भी फ्लूइड आता है उसका हाफ तो हम दे देते हैं स्टार्टिंग के 8 आवर्स में, एंड बाकी बचा हुआ देंगे 16 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पहले से बताया हुआ है 4800 ml हमने देना है, तो शुरू के 8 घंटे में हम इसका हाफ देंगे, मतलब 2400 ml हम देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोटा वायरस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट एंड इट प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड अगेंस्ट विच कंडीशन? रोटा वायरस वैक्सीन हम देते हैं बच्चों में ओरली। ये जो है एक लाइव वैक्सीन है, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे हम इसको देते हैं। कितना देते हैं? 5 ड्रॉप्स, ओके। क्यों देते हैं? ये जो है प्रोटेक्ट करती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस से। जो भी डायरिया वायरस की वजह से होते हैं उससे ये प्रोटेक्शन देती है। तो दिस इज द आंसर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से प्रोटेक्ट करेगी एंड इट इज गिवन ओरली। एंड ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डायरिया के अगेंस्ट, ठीक है। डायरिया में ये देते हैं, जो डायरिया रोटा वायरस फैलाता है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंड इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर बच्चा स्पिट कर दे साथ के साथ ड्रॉप्स को लेने के बाद, तो उसको दोबारा से ड्रॉप्स नहीं देनी है, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें ये नहीं सोचना है कि हमने 5 ड्रॉप्स दी थी, अब बच्चे ने वापस निकाल दी है, हमने रिपीट करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे ने अगर स्पिट कर दी तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, दोबारा से रिपीट नहीं करनी है, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम्स विच वन कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो पता होना चाहिए आपको। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। बट कितना मिलता है? 35 से 40 ग्राम मिलता है प्रोटीन, ठीक है। 35 से 40 ग्राम
मतलब 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। ओके, इसको पुअर मैन्स मीट भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो है रिचेस्ट प्लांट प्रोटीन सोर्स है। प्लांट से इससे ज़्यादा प्रोटीन हमें कभी नहीं मिल सकता जितना सोयाबीन से मिलता है। ओके, उसके बाद में इसमें जो है सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल असेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। पल्सेस दाल होती है, प्रोटीन रिच सोर्स है, बट इनमें थोड़ा सा कम होता है सोयाबीन के कंपैरिजन में। इनमें होता है 18 to 24 ग्राम। ओके, मतलब 100 ग्राम पल्स में जो है 18 से 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो है कंप्लीट प्रोटीन नहीं बोला जाता है क्योंकि इसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते। अपने सोयाबीन में क्या था, सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स थे, बट पल्सेस में सारे असेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट सोर्स बोला जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क में होता है 3 से 4 ग्राम प्रोटीन। ओके, एंड एग में होता है 12 to 13 ग्राम प्रोटीन। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। Next question is, in tuberculosis therapy, several medications act as bactericidal agents. Which of the following is not a bactericidal drug? ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी में फॉलोइंग ड्रग्स दी जाती हैं, इथैम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इनमें से कौन सी ड्रग जो है बैक्टीरिसाइडल नहीं है? बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार दे। ओके, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होने दे। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों ड्रग्स नीचे वाली जो है बैक्टीरिसाइडल है एक्सेप्ट इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल जो है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ओके, ये क्या करता है, सेल वॉल जो है फॉर्म नहीं होने देगा बैक्टीरिया में, तो उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ओके, इथैम्ब्यूटोल जो है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ये सेल वॉल को फॉर्म नहीं होने देगा जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। अदरवाइज आइसोनियाजिड है, रिफैम्पिसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारे बैक्टीरिसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को मार देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट मस्ट रिसीव ए मेडिकेशन एट अ रेट ऑफ 3 माइक्रोग्राम्स पर मिनट एंड द प्रिपेयर्ड आईवी सॉल्यूशन जो है 4 mg है 1000 ml में, तो कितना इन्फ्यूजन रेट रखेंगे हम? ठीक है, इसके लिए मैंने कई बार सेम क्वेश्चन करवाया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो आप। फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड अमाउंट बाय में अवेलेबल अमाउंट इनटू में वॉल्यूम। ओके, अब डिजायर्ड अमाउंट कितना है हमारे पास? डिजायर्ड है 3 माइक्रोग्राम पर मिनट हमें देना है। इसको जो है हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे, 3 बाय में 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.03 मिलीग्राम पर मिनट। ये होगी हमारी डिजायर्ड वैल्यू। अवेलेबल अमाउंट कितना रहेगा? ये है 4 mg। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1000 ml। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, x इज इक्वल टू डिजायर्ड कितना है 0.03 बाय में अवेलेबल कितना है 4 इंटू में 1000। इसके बाद कैलकुलेशन पे हमें मिलेगा 0.75 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, इतना हमें देना है, 0.75 ग्राम पर मिनट, बट हमसे पूछा गया है पर आवर। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 0.75 mg जाएगा तो 1 आवर में कितना जाएगा? अगर 1 मिनट में 0.75 mg जाएगा तो 1 आवर में कितना जाएगा? 0.75 इंटू में 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45 mg पर आवर। ओके, ऑप्शन 1। इसमें कुछ नहीं करना, आपने बस एक फॉर्मूला याद रखना है, डिजायर्ड अमाउंट बाय में अवेलेबल अमाउंट इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट में इस चीज पे ध्यान देना कि क्वेश्चन कितनी यूनिट में पूछा गया था और हमने किस यूनिट में आंसर निकाला है। ठीक है, उसको उन दोनों को मैच कर लेना लास्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीसीजी वैक्सीनेशन साइट इज एग्जामिन्ड फॉर एन अप्रोप्रिएट टेक रिएक्शन आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वीक्स? बीसीजी वैक्सीनेशन साइट जो है कितने दिनों बाद चेक की जाती है रिएक्शन के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है 6 to 8 वीक्स। पहले जो है जब हम बीसीजी वैक्सीनेशन इंजेक्ट करेंगे एक पैप्यूल फॉर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो पैप्यूल जो है पस्ट्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा, पस्ट्यूल बन जाएगा, और उस पस्ट्यूल को ठीक होने में समय लगता है, स्कार बनने में समय लगता है, और वो समय होता है 6 to 8 वीक्स। ठीक है, पहले हम जो है एक पैप्यूल बना देंगे बीसीजी से,
उसके बाद में वो पस्ट्यूल में चेंज होगा एंड फिर वो हील होगा। इस प्रोसेस को 6 से 8 वीक लग जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड जिंक सप्लीमेंटेशन डोज फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 5 years ऑफ एज ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ डायरिया। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है और बच्चा है 6 महीने से लेके 5 साल के बीच का, तो उसको कितना जिंक हम देते हैं? अगर बच्चा 6 months से छोटा होता है तो हम देते हैं 10 mg फॉर 14 days। एंड अगर बच्चा 6 months से ऊपर है या फिर कह लो 6 months से लेके 5 years तक का है तो हम देंगे 20 mg फॉर 14 days। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। इसके बाद में एक चीज और पूछ ली जाती है, डायरिया का मैनेजमेंट क्या करेंगे? डायरिया का मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू IMNCI, इसमें हमारे 3 प्लान्स हैं, प्लान बी, प्लान सी। प्लान में आएगा बच्चा जिसको डायरिया है बट डिहाइड्रेशन नहीं है, नो डिहाइड्रेशन। प्लान बी में आएगा डायरिया है बट थोड़ी सी डिहाइड्रेशन है। एंड प्लान सी में आएगा डायरिया है विद सीवियर डिहाइड्रेशन। ओके, तो इसमें तो हम होम केयर कर सकते हैं बच्चे की। ठीक है, होम केयर में क्या करते हैं, हम बच्चे को ORS देते हैं। अगर बच्चा 2 years से कम है तो हम 50 to 100 ml जो है ORS देंगे एवरी लूज स्टूल के बाद में। जब बच्चा जो है लूज स्टूल पास करेगा तो हम 50 से 100 ml ORS देंगे। ओके, अगर बच्चा 2 से 10 साल के बीच में है तो हम देंगे 100 से 200 ml। ओके, एंड अगर बच्चा 10 साल से ऊपर है तो एज डिजायर्ड कितना भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी बच्चे की, जिंक सप्लीमेंटेशन देंगे एंड नॉर्मल डाइट। अगर बच्चा थोड़ी डिहाइड्रेशन के साथ आया है, डायरिया भी है एंड डिहाइड्रेशन भी है, तो हम कितना देंगे ORS 75 ml पर kg ओवर 4 hours में। 4 घंटे में हम जो है ORS देंगे 75 ml पर kg। उसके बाद में रीअसेस करेंगे बच्चे को आफ्टर 4 hours। ओके, जिंक थेरेपी कंटिन्यू रहेगी, फीडिंग चलती रहेगी बच्चे की। अब अगर बच्चा जो है सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ आया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 2 सिचुएशन है। अगर बच्चा है 1 साल से छोटा तो हम क्या करेंगे? 30 ml पर kg पर आवर देंगे फॉर 1 hour के लिए। उसके बाद में 70 ml पर kg पर आवर फॉर 5 hours। ठीक है, एंड अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो सेम 30 ml पर kg पर आवर देंगे, बट देंगे 30 मिनट्स में, 30 मिनट में हम दे देंगे सेम फ्लूइड। और उसके बाद में उसको रिप्लेस करेंगे 70 ml पर आवर से फॉर 2.5 आवर। ठीक है, इसमें क्या है, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो हम फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड में हम मोस्टली जो है RL देंगे, ये हमारा प्रेफर्ड फ्लूइड रहता है। कितना देंगे? 30 ml पर kg पर आवर। ओके, 1 घंटे के लिए। उसके बाद में अगले 5 घंटे तक देंगे 70 ml पर kg पर आवर। फाइन, बट अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो इसी को टाइम को आधा कर देंगे, 30 ml पर kg पर आवर देंगे बट आधे घंटे के लिए। उसको फिर जो है रिप्लेस करेंगे 70 ml पर आवर से 2.5 घंटे के लिए। पहले हम 5 दे रहे थे, इसमें जो है 2.5 घंटे के लिए देंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे में डिहाइड्रेशन है, हमें कैसे पता चलेगा किस लेवल के डिहाइड्रेशन है, कि उसमें थोड़ी डिहाइड्रेशन है या सीवियर है या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं स्किन पिंच टेस्ट। क्या होता है, हम स्किन को 1 सेकंड के लिए पकड़ के रखेंगे, पिंच करके रखेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। कितनी स्लोली वो वापस गई है, उससे हमें पता चलेगा डिहाइड्रेशन का लेवल क्या है। अगर स्किन 1 सेकंड के अंदर अंदर चली जाए तो नो डिहाइड्रेशन है। अगर स्किन ले 1 to 2 सेकंड तो जो है सम डिहाइड्रेशन है। एंड अगर स्किन जो है 2 सेकंड से ज़्यादा ले रही है तो इसका मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन है। ओके, अब इसके बाद में स्किन पिंच टेस्ट आप परफॉर्म कहाँ करोगे? अगर बच्चा है तो उसके एब्डोमेन पे जो है स्किन पिंच टेस्ट परफॉर्म की जाएगी। फाइन, इसके बाद में अगर अडल्ट्स हैं तो क्या उनमें भी स्किन पिंच टेस्ट किया जाता है, बट इतना रिलायबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि अडल्ट्स में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं चेक करने के लिए। हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं, यूरिन आउटपुट चेक कर सकते हैं, मेंटल स्टेटस चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अडल्ट्स में पता करने के लिए, ठीक है। तो ये इस मेथड को इतना रिलायबल नहीं माना जाता है। बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अडल्ट्स में कहाँ स्किन पिंच टेस्ट करोगे, तो हम उधर करेंगे स्टर्नम पे या फोरहेड पे। ओके, स्टर्नम पे या फोरहेड पे। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि क्या हम स्किन पिंच टेस्ट बैक ऑफ द हैंड पे कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अडल्ट्स में ये स्किन जो है विद टाइम लूज हो जाती है, तो हम अच्छे से स्किन पिंच टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बच्चा है तो हम उसको एब्डोमेन पे चेक करेंगे, एंड अडल्ट है तो स्टर्नम और फोरहेड पे। Next question is, a patient with schizophrenia believes that a neighbor has implanted a circuit inside his body that is controlling him. This describes which type of delusion? Schizophrenia का पेशेंट है, उसको लग रहा है पड़ोसी ने उसके बॉडी में एक सर्किट इम्प्लांट कर दिया है जिससे वो अपने घर पे बैठ के उसे कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो ये कौन सा डिल्यूजन है? तो यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए डिल्यूजन क्या होता है। डिल्यूजन जो है एक थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन मिलेंगे कि ये थॉट डिसऑर्डर है या परसेप्शन डिसऑर्डर है। हमेशा याद रखना है डिल्यूजन एक थॉट डिसऑर्डर है, एंड हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन जो है परसेप्शन डिसऑर्डर है, ठीक है। वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, बट फिलहाल के लिए देखो कि डिल्यूजन जो है एक थॉट डिसऑर्डर है। तो पेशेंट को लग रहा है कि पड़ोसी ने उसको इम्प्लांट कर दिया है एक सर्किट उसकी बॉडी में जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ये है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमें लगता है कि कोई दूसरा पर्सन जो है हमें कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हाथ मैं मूव नहीं कर रही हूँ, ये कोई एलियन मुझसे मूव करवा रहा है, ठीक है। या फिर आपको लग सकता है कि ये मेरे थॉट्स नहीं है, किसी ने इम्प्लांट कर दिए हैं मेरे थॉट्स में, जो मैं बोल रही हूँ ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, किसी और की मर्जी से बोल रही हूँ। तो ये सब आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंडर, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या आता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, किसी ने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, ओके। या फिर गवर्नमेंट जो है मेरी जासूसी कर रही है, ओके, गवर्नमेंट जो है मेरी जासूसी कर रही है, वो मुझे मारना चाहते हैं। इस टाइप का डिल्यूजन जो है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में आएगा। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो टीवी पे न्यूज़ चल रही है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या फिर बस में जो लोग हंस रहे हैं वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, या फिर टीचर जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है वो मेरे बारे में बात कर रही है। इस डिल्यूजन में पर्सन को लगेगा कि एवरी थर्ड पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट हिम, ओके। लास्ट इज सोमैटिक डिल्यूजन। सोमैटिक डिल्यूजन होता है कि मेरी बॉडी जो है सड़ रही है, ठीक है, या फिर मेरा हार्ट प्लास्टिक का बना हुआ है, या फिर मेरे पैर में कीड़े चल रहे हैं, ओके। इस टाइप का डिल्यूजन जो है सोमैटिक डिल्यूजन होता है। इसके बाद में एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर भी होता है। उसमें क्या लगेगा पर्सन को कि वो बहुत खास पावर्स उसके हाथ में हैं, जैसे कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, या फिर आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा देखा जाएगा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में, ओके। उसके बाद में एक और डिल्यूजन होता है निलहिस्टिक डिल्यूजन। इसमें क्या लगता है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ये वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें पेशेंट क्या बोलेगा, मैं मर चुका हूँ, या फिर ये पूरा वर्ल्ड मर चुका है, बस मैं बचा हुआ हूँ, ओके। ये आएगा निलहिस्टिक डिल्यूजन में। इसके बाद में हम थोड़ा सा जो है हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन को देख लेते हैं, ये क्या होता है। हेलुसिनेशन और इल्यूजन में डिफरेंस क्या है? ये है परसेप्शन डिसऑर्डर, कि हमें परसीविंग में गलती हो रही है, हम अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और हमारा डिल्यूजन क्या था? थॉट डिसऑर्डर। हम जो है गलत सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस खराब है। बट हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन है परसेप्शन प्रॉब्लम, हम जो है परसीव गलत कर रहे हैं चीज़ों को। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है और आपको लगा कि ये सांप है, ठीक है, ये तो स्नेक है, ये आएगा इल्यूजन के अंडर, क्योंकि इसमें एक रियल स्टिमुलस प्रेजेंट है। आपने रस्सी देखी तो आपको लगा कि ये जो है सांप हो सकती है, ये आएगा इल्यूजन के अंडर। बट अगर
आप दीवार देख के बोलोगे कि इस पे सांप चल रहा है, इस पे स्नेक चल रहा है, ये आएगा हेलुसिनेशन के अंडर, क्योंकि यहाँ पे रियल स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, बट इल्यूजन में क्या होता है, वैसा सा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखा होता है जिससे हम गलत परसीव कर जाएंगे। ये होगा इल्यूजन में। एंड हेलुसिनेशन में कोई रियल स्टिमुलस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दूर तक, फिर भी हमें लगेगा कि ऐसा है, जैसे कि हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और दूर तक कोई पर्सन नहीं है। इसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन में, क्योंकि रियल स्टिमुलस तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इल्यूजन का एग्जांपल देखते हैं। अगर हवा चल रही है और हमें लग रहा है कि हमें कोई पुकार रहा है, मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, तो हम इसको इल्यूजन में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल स्टिमुलस प्रेजेंट है, विंड है, इसीलिए हमने गलत परसीव कर लिया और हमें लगा कोई हमें पुकार रहा है। ठीक है, बट ना हवा चल रही है, ना कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई दूर तक पर्सन प्रेजेंट है, फिर हमें लगे कि कोई पर्सन हमें पुकार रहा है, तो वो आएगा हेलुसिनेशन के अंडर, क्योंकि वहाँ पे रियल स्टिमुलस जो है एब्सेंट है। ओके, उसके बाद में ये हो सकता है टेक्टाइल हो सकता है, ये ऑल्फैक्टरी हो सकता है, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है। ठीक है, ऑडिटरी में क्या होगा, दूर तक कुछ नहीं होगा, हमें आवाज़ आएगी। विजुअल में क्या होगा, सामने ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं है, हमें कुछ दिखेगा। ऑल्फैक्टरी में हमें स्मेल आएगी। ठीक है, दूर तक जैसे कि कोई कुकिंग नहीं हो रही है और हमें लग रहा है कि हलवा बन रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा ऑल्फैक्टरी के अंडर। टेक्टाइल में क्या लगेगा, मेरे हाथ पे जो है इंसेक्ट्स चल रहे हैं, हालांकि मेरा हाथ साफ है, कुछ नहीं है वहाँ पे, स्टिल हमें लगेगा कि मेरे हाथ पे इंसेक्ट्स चल रहे हैं, ये आएगा टेक्टाइल के अंडर। ठीक है, अगर इन सब में से पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वो होता है ऑडिटरी। ठीक है, हेल्यूसिनेशन देखा किस में जाता है, या तो स्किज़ोफ्रीनिया का पेशेंट हो या फिर डेलीरियम का। ओके, इल्यूजन जो है नॉर्मली लोगों को भी हो जाता है, कई बार हमें भी लग जाता है कि कुछ शोर सुन के हमें लगा कि यार मुझे कोई बुला रहा है क्या, ये जो है नॉर्मल लोगों में भी देखा जा सकता है इल्यूजन, या फिर डेलीरियम में देखा जाएगा। ठीक है, बट हेलुसिनेशन जो है एक साइकोटिक बीमारी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप सो आप लोगों को वीडियो जो है हेल्पफुल लग रही हो, समझ आ रही हो। ओके, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि इस चीज़ को ऐसे समझाया जा सकता है, या आप थोड़े से एग्जांपल ज़्यादा डाल दो, या थोड़ा सा फास्ट पढ़ा लो या स्लो पढ़ा लो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है ना, आप नीचे कमेंट डाउन कर देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। ओके, आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं कि दी ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, या फिर आपने थोड़ा सा स्लो पढ़ा दिया या फास्ट पढ़ा दिया। ओके, एंड अगर किसी बच्चे को लगता है थोड़ा सा स्लो पढ़ाया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा स्पीडली देख लो। ठीक है, बिकॉज बच्चे जो हैं हर तरह के होते हैं, कुछ लोगों को स्लोली समझ आता है, कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है आप स्पीड मैनेज कर लेना, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को लगेगा कि शायद थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया जा रहा है, दीदी बहुत जल्दी बोलती हैं, तो यार ये मेरा आदत है, थोड़ा सा मैं जल्दी बोलती हूँ, जल्दी समझाती हूँ, उसको भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको स्पीड से प्रॉब्लम है तो फाइन, बस मेरी कोशिश यही रहती है किसी भी क्लास में, चाहे मैं 5 क्वेश्चन कराऊँ, बट 5 क्वेश्चन से जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहीं क्लियर कर दूँ। अगर हम कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जैसे सामने वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़े तो हमें डीएम के बारे में सब कुछ पता हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। Child has been diagnosed with type 1 diabetes mellitus. Which therapy is considered the प्राइमरी ट्रीटमेंट? ओके, एक बच्चा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है डायग्नोस हुआ है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दोगे? इतना इजी क्वेश्चन है ये। हमारे पास 2 तरह के डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, मुझे पता है लोगों को बहुत मुश्किल होती होगी समझने में, इसीलिए मैं साथ के साथ बोलती हूँ कि आपको लिखा हुआ समझ ना आए तो बोला हुआ तो एटलीस्ट समझ आ जाए। फाइन, तो बैक टू द क्वेश्चन। डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, टाइप 1 होती है एंड टाइप 2 होती है। टाइप 1 होती है इंसुलिन सेंसिटिव एंड टाइप 2 होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइप 1 में जो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इंसुलिन ही नहीं बन पा रहा है। ओके, तो अब टाइप 1 में क्या है ये देखो।
टाइप 1 में क्या है, कोई छोटा बच्चा है, उसका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो गया। अब बीटा सेल्स नहीं बची तो इंसुलिन कौन बनाएगा, इसीलिए इंसुलिन की कमी होगी ये बॉडी में। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स में लाइफ टाइम हमें इंसुलिन देना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि पेशेंट की बीटा सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। फाइन, बट टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन से रेजिस्टेंसी आ गई है, मतलब इंसुलिन प्रेजेंट है बट सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है उस इंसुलिन का। ओके, तो हम ऐसी मेडिकेशंस देंगे जिससे जो है इंसुलिन रेजिस्टेंसी खत्म हो जाए और सेल्स इंसुलिन से रिस्पॉन्ड करें। फाइन, तो इसमें क्या है, इंसुलिन एब्सेंट है बॉडी में एंड इसमें जो है नॉर्मली प्रेजेंट है। ओके, इंसुलिन पूरा है टाइप 2 में, बस सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं उससे। ठीक है, और टाइप 1 में अपना क्या है, इंसुलिन ही नहीं है। नेक्स्ट इज, ये बच्चों में पाया जाता है मोस्टली एंड ये जो है बड़ों में पाया जाएगा, विद एज जो है ये डेवलप करता है टाइप 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इन दोनों की कॉम्प्लिकेशंस। टाइप 1 में देखा जाएगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, एंड टाइप 2 में देखा जाएगा HHS। HHS मतलब हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस समझने से पहले हम एक बार आंसर देख लेते हैं फटफट से कि क्या है इसमें। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे। अभी हमने पढ़ा टाइप 1 है तो इसका मतलब इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन दे देंगे बाहर से। ओके, बाकी के ऑप्शन जो है GLP एगोनिस्ट है, मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है डायबिटीज में टाइप 2 में, एंड सल्फोनाइल यूरेज जो है, ये तीनों जो है टाइप 2 में दी जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर, इंसुलिन देना होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। ओके, अब आ जाओ ऐसी टॉपिक पे जो बार पूछा जाता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ओके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मिलता है टाइप 1 में, HHS मिलेगा टाइप 2 में। इसमें ग्लूकोज जो है मिलेगा मोर देन 250 mg/dl, बट इसके तो नाम में ही हाइपरग्लाइसेमिक है तो खूब सारा ग्लूकोज मिलेगा इसमें, मोर देन 650 mg/dl। इसमें जो है कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कीटोन्स एब्सेंट होते हैं। इसमें pH जो है लेस देन 7.3 है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा जाएगा। ओके, कीटोन्स बॉडी में अगर बने हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा जाएगा, जिसकी वजह से pH 7.3 है, बट इसमें pH जो है 7.3 देखा, मोर देन 7.3 देखा जाएगा। इसमें क्या है, ऑस्मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑस्मोलैरिटी जो है माइल्ड इंक्रीज करेगी, थोड़ा सा ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई मिलेगी ब्लड की, बट इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी, सीवियर इंक्रीज। ठीक है, या फिर वेरी हाई। देन जो है डिहाइड्रेशन इसमें मिलेगी, वो मिलेगी माइल्ड, बट इसमें सीवियर मिलेगी। डिहाइड्रेशन का देखो, DKA में इतना ज़्यादा शुगर नहीं है जितना HHS में है। ठीक है, DKA में क्या है, शुगर है, उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी ठीक ठाक सी बढ़ जाएगी और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी। बट HHS में क्या है, बहुत सारा शुगर है, मोर देन 650 पहुंच गया है, इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, एंड ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, फ्रूटी ब्रेथ होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, फ्रूटी ब्रेथ किस में मिलती है। फ्रूटी ब्रेथ मिलती है DKA में, HHS में ऐसी कोई ब्रेथ नहीं मिलेगी। ओके, ब्रेथ, फ्रूटी ब्रेथ मतलब कि फ्रूट जैसी स्मेल आएगी पेशेंट के माउथ से। ओके, तो दिस वाज अबाउट DKA एंड HHS। ओके, DKA मिलेगा टाइप 1 में, HHS कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 का। DKA जो है मोर देन 250 mg/dl ब्लड शुगर मिलेगा और HHS में मोर देन 600 या 650। ओके, कीटोन्स जो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में मिलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, एंड HHS में ऐसा कोई कीटोन नहीं मिल रहा है। pH जो है कीटो एसिडोसिस में कम मिलेगी, क्योंकि कीटोन्स जो है एसिडोसिस करते हैं, एसिडोसिस में pH कम होती है। एंड इसका उल्टा HHS में जो है कोई कीटोन नहीं बन रहा है तो pH जो है 7.3 से ऊपर मिलेगी। ऑस्मोलैरिटी DKA में इंक्रीज होगी, बट HHS में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डिहाइड्रेशन माइल्ड मिलेगा DKA में, एंड HHS में बहुत ज़्यादा सीवियर मिलेगा। फ्रूटी ब्रेथ मिलेगी DKA में, एंड HHS में जो है फ्रूटी ब्रेथ नहीं मिलेगी। ओके, इसको याद कैसे करेंगे कि कीटोन्स बॉडी किस में मिलेंगी। देखो, DKA
K फॉर कीटोन्स, ठीक है, मतलब कीटोन बॉडी मिलेगी DKA में, एंड HHS में क्या मिलेगा, हाई ग्लूकोज, हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ये मिलेगा अपना टाइप 1 में और ये मिलेगा टाइप 2 में। एक चीज और याद रखेंगे, कीटोन्स जो है हमेशा एसिडोसिस करते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट DKA एंड HHS। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिफरेंट वीडियो जिसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है और क्या मैनेजमेंट होगा, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट विद CKD प्रेजेंट्स विद मसल क्रैम्प्स, tingling and a positive chopstick sign. Which electrolyte abnormality is most likely? एक CKD का पेशेंट है, उसमें मसल क्रैम्प्स, टिंगलिंग एंड पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन आ रहा है। तो हाइपोकैल्सीमिया में अपने दो साइंस देखे जाते हैं, एक है चॉपस्टिक साइन एंड दूसरा है ट्रूजियस साइन। चॉपस्टिक साइन में क्या होगा, जब हम मसल को, फेशियल मसल को टैप करेंगे तो उसमें ट्विचिंग देखी जाएगी। एंड ट्रूजियस साइन में क्या होगा, जब हम आर्म पे बीपी कफ बांधेंगे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ऊपर उसका प्रेशर ले जाएंगे तो हमारे हैंड मूवमेंट में क्या होगा, एडक्शन होगा, मतलब नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, दैट इज ट्रूजियस साइन। उसके अलावा क्या देखा जाता है, मसल क्रैम्प्स देखे जाएंगे एंड टिंगलिंग देखी जाएगी, ठीक है, तो दिस इज साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपरकैलीमिया क्यों नहीं है आंसर, जब भी आपका ऑप्शन में हाइपरकैलीमिया दिखे ना, हमेशा समझ लेना कुछ कार्डियक चेंजेस की बात होगी, ठीक है, बट इधर कोई कार्डियक चेंजेस की बात नहीं हुई है तो ये हाइपरकैलीमिया नहीं है, ठीक है। और CKD में हाइपरकैलीमिया देखा जाता है, ये मत सोचना कि अगर हाइपोकैल्सीमिया आंसर है तो इधर तो फिर हाइपोकैलीमिया देखा जाएगा, हाइपोकैलीमिया नहीं होता है, हाइपर ही होता है, बट पर्टिकुलर जिस साइन की ये बात कर रहे हैं ये हाइपोकैल्सीमिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने बात हाइपरकैलीमिया की होती तो पक्का क्वेश्चन में जो है कार्डियक चेंजेस दिया हुआ होता। नेक्स्ट इज हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया भी CKD में देखा जाता है, बट ये हमेशा डिहाइड्रेशन के साथ दिखेगा, डिहाइड्रेशन एंड कंफ्यूजन, ये इसके बेसिक साइंस है, मतलब जो सबसे पहले दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोमैग्नीशिया, नहीं, हाइपरमैग्नीशिया देखा जाता है CKD में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली डेवलप चेस्ट पेन, dyspnea, tachycardia and low oxygen saturation. The nurse suspects pulmonary embolism. What is the first action? एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसको ये सब सिम्टम्स आ गए हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम है, तो नर्स ने सस्पेक्ट कर लिया पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। उसका पहला एक्शन क्या होगा, पहला एक्शन हमारा होता है ABC, ठीक है। अब देख लो इनमें से कौन सा होगा, एडमिनिस्टर हाई फ्लो ऑक्सीजन, दिस इज द राइट आंसर, ओके। बट हम बाकी ऑप्शंस को देखिए, स्टार्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी से कुछ नहीं होने वाला, दिस इज रॉन्ग। IV एंटीबायोटिक्स से भी कुछ नहीं होने वाला, पहले हम अपना ABC संभालेंगे। एंड लास्ट इज प्लेस द पेशेंट इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ओके, क्या होता है जब भी एम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, तो हम पेशेंट को क्या पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। इसको ना ड्यूरेंट पोजीशन भी बोलते हैं, ड्यूरेंट पोजीशन। क्या करते हैं, अगर हमें एम्बोलिज्म सस्पेक्टेड है तो पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दे देंगे, मतलब कि सिर थोड़ा नीचे एंड पैर ऊपर, उसके बाद में लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देंगे, क्योंकि हवा जो है हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है, ओके। अगर हम लेफ्ट पोजीशन देंगे तो राइट एट्रियम में जो है हमारा एयर ट्रैप हो जाएगी, फाइन। ध्यान रखना है इस वाली चीज को, लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो राइट एट्रियम में हम उसको ट्रैप कर लें, ओके। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है, पहले हम ABC को सिक्योर करेंगे, उसके बाद कुछ पोजीशनिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार लिशमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ विच वेक्टर। काला आजार कैसे फैलता है, तो काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट याद करना है आपको, ठीक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बट हाँ हम इसके लिए एक निमोनिक बना सकते हैं जिससे हमें चीज़ें थोड़ी सी याद रहें। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें बाकी के ऑप्शंस यूं याद कर लेने हैं कि इससे क्या फैलेगा, सेकंड से क्या फैलेगा, फोर्थ से क्या फैलेगा।
ये क्वेश्चन अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कल को क्वेश्चन आ जाएगा सीसी फ्लाई जो है क्या फैलाती है, माइट क्या ट्रांसमिट करता है, टिक क्या ट्रांसमिट करता है, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो बस काला आजार सैंड फ्लाई पढ़ा है। ओके, तो साथ के साथ बाकी ऑप्शंस भी कवर करने होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनको याद कैसे करना है। एक छोटा सा ट्रिक है, आप अपना भी बना सकते हो, मैंने जो बनाया हुआ है मैं अपना बता देती हूँ। सैंड फ्लाई, सैंड कैसी होती है, काली, ठीक है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि सैंड ब्राउन होती है, सैंड को मान लो काली। ओके, तो सैंड काली होती है तो क्या फैलाएगी, काला आजार, ठीक है। सीसी फ्लाई मतलब कि स्लीप, इस तरह की आवाज आ रही है, ठीक है, सी ऐसे करके स्लीप, तो हम ये क्या फैलाएगी, स्लीपिंग सिकनेस। ओके, माइट के लिए है स्क्रब द माइट, मतलब माइट जो है स्क्रब टाइफस फैलाता है। ओके, एंड लास्ट इज टिक जो है लाइम डिजीज फैलाएगा। ओके, इसके अलावा 2 चीजें और पता होनी चाहिए आपको जो मोस्टली पूछ लेते हैं। मलेरिया कौन फैलाता है, फीमेल एनोफिलीज। ओके, एंड अगर आ जाए क्वेश्चन में एडीज मॉस्किटो जो है क्या फैलाता है, डेंगी, चिकनगुनिया एंड जीका। ओके, एडीज मॉस्किटो हमेशा डे टाइम पे काटता है, इसीलिए डे टाइम पे काटता है, और यहीं से आप डेंगू याद कर लोगे, डी फॉर डे एंड डी फॉर डेंगी। एडीज मॉस्किटो हमेशा डे टाइम पे काटेगा एंड डेंगी कॉज करेगा। ओके, एंड रैट फ्ली क्या कॉज करता है, प्लेग। ओके, ये भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-week-old male infant presents with forceful projectile vomiting after feeding and is diagnosed with hypertrophic pyloric stenosis. Which classic clinical finding is typically seen in this condition? अब जल्दी से समझो, hypertrophic pyloric stenosis क्या होता है। pyloric stenosis में क्या होता है, एक ऑलिव शेप मास देखा जाएगा एपिगेस्ट्रियम रीजन में, ठीक है, एंड वो भी राइट साइड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड एपिगेस्ट्रियम में ऑलिव शेप मास देखा जाएगा, इतना जरूर याद कर लेना, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये मास क्या होता है, यूँ मान लो जैसे मसल जो है बढ़ गई हैं और उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो खाना जो है पेट से इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। एंड बाइल कहाँ सिक्रेट होता है, ड्यूटेनम में, तो बाइल से कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, इसीलिए विदाउट बाइल वाली वॉमिटिंग देखी जाती है इसमें। ओके, जैसे ही खाना खिलाएंगे बच्चे को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी एंड विदाउट बाइल। ओके, तो अपना आंसर तो ये है, ए पाल्पेबल ऑलिव शेप्ड मास इन द एपिगेस्ट्रियम रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज पैसेज ऑफ रेड करंट जेली स्टूल्स विद कॉलिकली एब्डोमिनल पेन। नो, ये देखा जाता है इंटूससेप्शन में। इंटूससेप्शन क्या होता है, जब इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में धंस जाए, टेलीस्कोप कर जाए, उसको इंटूससेप्शन बोलते हैं। ये मोस्टली मिलता है इलियोसिकल रीजन में, मतलब कि अगर इलियम पार्ट कोलोन में टेलीस्कोप कर जाए तो इंटूससेप्शन देखा जाएगा, ठीक है। इसका सबसे खास साइन क्या है कि रेड करंट जेली स्टूल्स मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी ये सुनाई दे जाए रेड करंट जेली स्टूल, कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ ये इंटूससेप्शन का पेशेंट है, ठीक है। एंड इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्राई करता है, चाइल्ड क्राइंग विद लेग्स ड्रॉन अप, ठीक है। पैर कैसे कर लेगा, जैसे पेट में डाल लिए हों। ओके, कई बार ऐसा होता है हम लोगों को बहुत पेन होता है और हम ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं बेड पे, ठीक है, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा होता है। इसी तरह से बच्चे की पोजीशन देखी जाएगी इसमें। ओके, इंटूससेप्शन का डायग्नोज कैसे करोगे आप, इसका डायग्नोज करोगे यूएसजी से, ठीक है। यूएसजी में आपको डोनट साइन दिखेगा, डोनट साइन आपको दिखेगा, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका, तो ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, एयर और कंट्रास्ट अनीमा, कि एनीमा दे देते हैं पेशेंट को, इससे जो है वो टेलीस्कोपिंग जो धसी हुई थी वो सीधी हो जाती है। ओके, बट ये करने से पहले जो है हम आईवी फ्लूइड्स देके बच्चे को पहले जो है स्टेबलाइज कर लेंगे, फिर हम ये ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। एंड अगर पता चलता है कि परफोरेशन वगैरह हो गई है तो ऑब्वियसली सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी। ओके, नेक्स्ट इज बिलियस वॉमिटिंग अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो यहाँ से बिलियस वॉमिटिंग तो अपने में होती ही नहीं है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ये ऑप्शन भी नहीं है। एंड लास्ट इज सिंपल रीगर्जिटेशन विद नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, नहीं, ये भी नहीं है।
तो अपना अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखी जाएगी, ठीक है। तो दो साइंस हैं इसमें, अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सुनाई दे जाए तो हमेशा गो फॉर पाइलोरिक स्टेनोसिस, एंड अगर आपको रेड करंट जेली स्टूल सुनाई दे जाए तो ऑलवेज गो फॉर इंटुसिसेप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज client receiving isoniazid therapy for active tuberculosis is at risk for developing peripheral neuropathy. The nurse should advise the patient to supplement which vitamin to prevent this adverse effect. ठीक है, एक पेशेंट है जिसको टीबी है तो आइसोनियाजिड चल रहा है। आइसोनियाजिड में कौन सा विटामिन एक्स्ट्रा हमने देना पड़ता है, वो है विटामिन B6। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड B6 का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म से इंटरफेयर करता है, इसीलिए विटामिन B6 एब्जॉर्ब नहीं होगा और विटामिन B6 की कमी हो जाएगी। तो जब भी कोई पेशेंट आइसोनियाजिड पे होगा तो उसको विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन हमें बाहर से देना पड़ेगा। ओके, विटामिन B12 कब देखा जाता है? परनीशियस अनीमिया में, ठीक है, परनीशियस अनीमिया में, एंड ये मोस्टली वेजिटेरियंस में देखा जाता है। ओके, विटामिन B1 की कमी किस में दिखेगी? अल्कोहलिक्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज when an infusion pump connected to a patient begins sounding an alarm, what should the nurse do first to address the problem safely? ठीक है, एक इन्फ्यूजन पंप जो है पेशेंट को लगा हुआ है, वो अलार्म उसका बजने लग गया, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? साइलेंस द अलार्म एंड प्रोसीड विद रूटीन केयर, अलार्म को साइलेंट कर देगी। सेकंड इज रिप्लेस इन्फ्यूजन पंप, दूसरा इन्फ्यूजन पंप लगा देगी। थर्ड इज इंस्पेक्ट द आईवी लाइन फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज, ये चेक करेगी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। फोर्थ इज इंसर्ट अ न्यू आईवी लाइन राइट अवे, नया आईवी लाइन लगा देगी। ओके, तो कभी भी अगर इन्फ्यूजन पंप जो है साउंड कर रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं? या तो जो है हमारा सिरिंज जो हमने लगाया हुआ है वो ख़त्म हो गया है, या फिर क्या हो सकता है इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है बीच में, या फिर ट्यूब किंक हो गई है, ये सब रीजंस होते हैं, ठीक है। तो पहले कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे, फर्स्ट असेस द प्रॉब्लम, देखनी है चीज़, डायरेक्ट मेडिकेशन पे नहीं भागना, डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, ठीक है, डायरेक्ट कोई इंटरवेंशन नहीं करना। यही तो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा है कि पहले हम असेसमेंट करते हैं, तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? साइलेंस द अलार्म, साइलेंस कर दोगे, ये तो आपकी बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है कि हाँ अलार्म बज रहा था, साइलेंट करके अपना काम करने में लग गए हैं, तो ये तो नहीं है। सेकंड, रिप्लेस द इन्फ्यूजन पंप, हाँ रिप्लेस किया जा सकता है, बट जब कोई प्रॉब्लम मिलेगी तभी तो रिप्लेस करोगे, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पे नहीं भागोगे। एंड लास्ट इज इंसर्ट अ न्यू आईवी लाइन राइट अवे, अभी की अभी नया आईवी लाइन ले लो, कोई लेने की जरूरत नहीं है, पता चले कि वो तो बस एक ट्यूब किंक हो रखी थी और ठीक हो गया, तो जबरदस्ती एक नई आईवी लाइन लेने की जरूरत नहीं होती है, पहले असेस करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट इज ऑर्डर टू रिसीव 500 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन ओवर 4 hours एंड आईवी सेट का जो है 15 ड्रॉप्स पर मिलीलीटर ड्रॉप फैक्टर है। उसके बाद में व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट ड्रिप रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, ड्रिप रेट हमें निकालना है, कैसे निकलता है? वॉल्यूम बाय में टोटल टाइम इनटू में ड्रॉप फैक्टर। ओके, रख दो फॉर्मूला में। वॉल्यूम कितना है? 500 ml, टोटल टाइम कितना है? 4 hours, ड्रॉप फैक्टर कितना है अपना? 15 ड्रॉप्स पर ml। अब देखो ये टोटल टाइम होता है इन मिनट्स और हमने टाइम लिख दिया है आवर्स में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो इनटू में 60। ओके, अब इसका काटा पीटी कर दो आप, इसका आंसर आएगा 31.25 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इधर अपना आसपास वाला ऑप्शन क्या है? 31। ओके, तो 31 ड्रॉप्स पर मिनट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो फॉर्मूला वॉल्यूम बाय टोटल टाइम इन मिनट्स एंड इनटू में ड्रॉप फैक्टर। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, जब आवर्स को मिनट में चेंज करते हैं तो इनटू में 60 करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ थॉट रादर इन थॉट कंटेंट। तो कौन से ऑप्शन में फॉर्म ऑफ थॉट की प्रॉब्लम है? इसका मतलब हाउ द पेशेंट इज एक्सप्रेसिंग, ठीक है, पेशेंट, हाउ पेशेंट इज एक्सप्रेसिंग, ठीक है। एंड थॉट कंटेंट क्या होता है? हाउ पेशेंट इज थिंकिंग। ओके, अब देखो फॉर्म ऑफ थॉट में किस में प्रॉब्लम है? सर्कमशैलिटी में एंड टेंजेंशियलिटी में, मतलब ऑप्शन 3। इसमें क्या है? पेशेंट जो है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जो वो बोलना चाह रहा है। सर्कमशैलिटी में क्या होता है? हमने कुछ पेशेंट से पूछा, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है,
वो आंसर तो देगा पर इतना घुमा फिरा के देगा जिसका आंसर, फॉर एग्जांपल पेशेंट से पूछा आप कहाँ रहते हो, सिंपली बोल सकता था मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओके, बट वो क्या बोलेगा, मेरे पापा मुंबई में रहते थे, मुंबई में हमारा बहुत बड़ा काम था, उधर मेरे मौसा आते थे जो नोएडा में रहते थे, नोएडा के पास एक शहर है दिल्ली और मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओके। जबकि वो सीधा बोल सकता था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। इधर पेशेंट जो है घुमा फिरा के आएगा, ओके। सरकम मतलब सर्कल, ठीक है, तो घुमा फिरा के आएगा पेशेंट पॉइंट पे, दिस इज सर्कमशैलिटी, ओके। एंड टेंजेंशियलिटी क्या होता है, घुमा फिरा के भी नहीं आएगा, वो कभी वो वाला आंसर देगा ही नहीं जो हमने पूछा है। तो जैसे कि आपने पूछा इसी पेशेंट से, टेंजेंशियलिटी वाले से, आप कहाँ रहते हो, वो क्या बोलेगा, आई लाइक सिटीज आर वेरी क्राउडेड, और आई हेट क्राउड, उसके बाद में क्राउड मेक्स मी एंग्शियस, इस तरह से कुछ बोलता रहेगा पर मुद्दे की बात नहीं बताएगा पेशेंट। तो ये है टेंजेंशियलिटी, घुमा फिरा के भी पॉइंट पे नहीं आएगा, ओके। बस सर्कमशैलिटी में क्या है, आंसर देगा बट अननेसेसरी डिटेल्स देगा पहले जो हमें नहीं चाहिए थी, और फिर वो आंसर देगा प्रॉपर, ओके। सर्कमशैलिटी देखी जाती है एंग्जाइटी में, ओसीडी में, एंड टेंजेंशियलिटी देखी जाती है मेनिया में, स्किज़ोफ्रीनिया में, ओके। बाकी के ऑप्शन मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया था उसमें बता दिया, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, एंड ग्रेडियंस क्या होता है। इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं साइकेट्री में जो आपको पता होनी चाहिए। एक है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, एक क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद में लूज एसोसिएशन क्या होता है। इसमें क्या है, प्रेशर्ड स्पीच देखी जाएगी, प्रेशर्ड एंड रैपिड स्पीच, मतलब पेशेंट बहुत एनर्जी के साथ प्रेशर से बात करेगा और जल्दी बात करेगा, बट बात में थोड़ा सा लॉजिक होगा, थोड़ा कनेक्शन होगा, ये मेनिया में देखा जाता है। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पीनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे पास एक ब्लैक कलर की टी शर्ट है, इनमें थोड़ा लॉजिक तो है, कनेक्शन तो है, बट बहुत जल्दी टॉपिक्स शिफ्ट करेगा पेशेंट, ठीक है, शिफ्ट टॉपिक फ्रीक्वेंटली, ओके। उसके बाद में क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है कि राइम पे पेशेंट जो है वर्क करेगा, राइम मतलब कि कैट, बैट, रैट, मैट, ऐसे वो साउंड पे वर्क करेगा, उसको मतलब नहीं है आपने क्या पूछा है, क्या बोलना है, बस वो अपनी राइम पे चलता रहेगा कि वो बनी रहे, ठीक है। ये मेनिया में देखा जाएगा एंड स्किज़ोफ्रीनिया में। नाउ नेक्स्ट इज लूज कनेक्शन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल बात करेगा, जैसे कि आई लाइक टी, स्काई इज ब्लू, डॉक्टर वियर शूज एंड शूज आर वेरी एक्सपेंसिव, इस तरह की बात करेगा, इलॉजिकल, ठीक है। बट फ्लाइट ऑफ आइडियाज में जो है फिर भी थोड़ा कनेक्शन था, प्रेशर्ड स्पीच थी, रैपिड स्पीच थी, ठीक है, बट लूज कलेक्शन में क्या है, इलॉजिकल स्पीच है, ओके। एक टर्म और होती है यहाँ पे, परसिवरेशन क्या होता है, रिपीटिंग द सेम आइडिया, वर्ड, फ्रेज अगेन एंड अगेन। आपने पूछा पेशेंट से व्हाट्स योर नेम, उसने बोला आकांक्षा, ओके। तुम कहाँ रहती हो, आकांक्षा। फिर तुमने कुछ और पूछ लिया, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है, आकांक्षा। वो हर बात पे आकांक्षा आंसर देगी, ओके। तो ये प्रॉब्लम है परसिवरेशन की कि सेम चीज बोलेगा, सेम वर्ड, आइडिया और फ्रेज रिपीट करता रहेगा, ओके। Now next question is, a patient with alcohol use disorder started on aversion therapy which works by producing unpleasant physical effects if alcohol is consumed. Which medication is typically used for this purpose? एक पेशेंट है अल्कोहल का, ठीक है, उसको एवर्जन थेरेपी दे दी जा रही है, मतलब कि अगर इसने अल्कोहल पी तो कुछ अनप्लीजेंट सिम्टम्स दिखेंगे जिससे ये छोड़ देगा पीनी, ठीक है। वो कौन सी दवाई होती है, कौन सी मेडिसिन होती है, दिस इज डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम क्या करती है, अगर पेशेंट ने अल्कोहल थोड़े से अमाउंट में भी ली तो वो क्या अनप्लीजेंट जो है इफेक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि फ्लशिंग, हेडेक, पाल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। तो इस वजह से पेशेंट जो है ड्रिंक नहीं करेगा, ओके, कि अगर मैंने पी तो दोबारा से ये वाले सिम्टम्स दिखेंगे। ऐसे पेशेंट को किसी भी फॉर्म में अल्कोहल नहीं लेनी होती है, चाहे वो थोड़ा बहुत फूड में हो गया या फिर आपके कई बार टूथपेस्ट में हो सकता है, आफ्टर शेव्स में हो सकता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी, ओके। नल्ट्रेक्सोन क्या होता है, ये एंटी क्रेविंग ड्रग है,
ठीक है, पेशेंट को क्रेविंग ना हो अल्कोहल की, इसलिए नैल्ट्रेक्सोन दी जाती है। एक्म्प्रोसेट क्या होती है, एब्स्टिनेंस जो है मेंटेन रखती है, मेंटेन्स एब्स्टिनेंस, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज भी एंटी क्रेविंग ही है। ओके, एंड लास्ट इज क्लोरडाइजापॉक्साइड। क्लोरडाइजापॉक्साइड क्या होती है, विड्रॉल सिम्टम्स जब पेशेंट के आते हैं, जब वो अल्कोहल नहीं लेगा 2-3 दिन तक एंड उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको मैनेज करने के लिए हम क्लोरडाइजापॉक्साइड देते हैं। डाइसल्फिराम एंड क्लोरडाइजापॉक्साइड में डिफरेंस याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक निमोनिक है या ट्रिक है ड्रिंक की, एंड अगर डाइसल्फिराम ले लिया तो डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये बस इसलिए बता रही हूँ कि आप क्लोरडाइजापॉक्साइड और डाइसल्फिराम में कंफ्यूज ना हो जाए। डाइसल्फिराम वो ड्रग है जो एक अनप्लीजेंट सिम्टम्स क्रिएट करता है, एंड क्लोरडाइजापॉक्साइड क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करती है। ओके, now next is trauma patient is being resuscitated in the emergency department and requires intubation. Which techniques provide the most accurate confirmation of correct ET placement? Okay, एक पेशेंट आया था ट्रॉमा का, उसका इंट्यूबेशन हो चुका है, कौन से मेथड से आपको पता चलेगा कि ईटी ट्यूब ठीक डली है? पहला है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द वोकल कोड्स, ठीक है, वोकल कोड्स को विजुअलाइज करेंगे नहीं, इससे जो है इंट्यूबेशन के टाइप हेल्प मिलती है। इंट्यूबेशन के टाइम पे हमें देखना होता है कि हमारा जो ईटी ट्यूब है सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें विजुअलाइजेशन करना होता है वोकल कोड्स का, बट ये ईटी ट्यूब प्लेसमेंट नहीं बताएगा हमें। ओके, सेकंड इज कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या होता है, EtCO2 एंड टाइडल CO2, ये क्या है, एक वेव फॉर्म करती है। मॉनिटर पे हमें एक वेव दिखेगी, किस चीज की वेव है ये, CO2 को शो कर रही है। CO2 कितनी है ट्यूब के अंदर, ओके, ये होता है एंटाइडल CO2। इससे हमें एक्यूरेट पता चलेगा कि पेशेंट की ट्यूब ट्रैकिया में है या फिर राइट लंग में चली गई है या फिर ईसोफेगस में है। ओके, तो कैप्नोग्राफी करेंगे हम पेशेंट का ट्यूब में CO2 चेक करने के लिए, फाइन। एंड लास्ट इज असेसमेंट ऑफ ब्रेथ साउंड। ब्रेथ साउंड असेस कर लेंगे। ब्रेथ साउंड असेसमेंट इज नॉट एक्यूरेट कंफर्मेशन। ओके, अब अगर ईटी ट्यूब की बात है तो हम यहीं क्लियर करेंगे कि ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के टाइम पे कहाँ जा सकती है। हो सकता है आप जो है ईसोफेगस में डाल दो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीप जाके राइट लंग में डाल दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा 2 पॉसिबल वेज हैं ईटी ट्यूब मिसप्लेसमेंट के, ठीक है। गलत डल गई है, अब पता कैसे करोगे, अगर ईसोफेगस में गई होगी तो आपको लंग राइज, चेस्ट राइज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। नो चेस्ट राइज, इट मीन्स ईटी ट्यूब जो है ईसोफेगस में है। ओके, दूसरी बात, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। यार अगर ईसोफेगस में ट्यूब डाल दी है तो सारी हवा तो पेट में चली जाएगी, तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ओके, एंड सेकंड इज, अगर ईटी ट्यूब हमारी राइट लंग में चली गई है, राइट लंग में जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट है, वाइडर है, ठीक है। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि एक साइड का चेस्ट जो है राइज हो रहा होगा, ओनली राइट साइड का चेस्ट अगर राइज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि मैंने इंट्यूबेशन गलत कर दिया है, राइट लंग में डाल दिया, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या करोगे, ट्यूब को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लोगे 1 से 2 सेंटीमीटर और वो ट्रैकिया में हो जाएगी, फाइन। तो कैप्नोग्राफी इज द राइट आंसर हियर। Next question is, before abdominal surgery, patient receives an injection of atropine sulfate. When the attendant asks for the reason, what should the nurse explain? Abdominal की सर्जरी होनी थी, पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट दे दिया, अटेंडेंट ने पूछा कि क्यों दिया है एट्रोपिन सल्फेट, तो नर्स को क्या आंसर देना है, ठीक है। तो इसका एक्शन क्या होता है, इट रिड्यूसेस सलाइवरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन। सलाइवरी एंड जीआई के सिक्रीशन ये कम कर देता है। ओके, देखो एट्रोपिन जो है एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, सारे सिक्रीशंस को ड्राई कर देती है, ड्राई सिक्रीशंस, ड्राई माउथ, ड्राई लंग, सब कुछ ड्राई कर देगी एट्रोपिन। ओके, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इनहेंसेस एनेस्थेटिक ड्रग एक्शन, ये एनेस्थीसिया के जो ड्रग दिए जाएंगे उसका एक्शन एनहांस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है, एनहांसिंग में इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट इज, इट प्रिवेंट्स एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया, तो यस ये ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट तो करती है बट ये इसका प्राइमरी एक्शन नहीं है, ठीक है।
सर्जरी से पहले एट्रोपिन देने का एक ही रीजन है, ताकि ये सिक्रीशंस को ड्राई कर दे, ना कि ब्रेडिकार्डियसिस का कोई रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट इज इट डिक्रीजेज द पेशेंट एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हमारे में हो गई है तो उसका एंटीडोट होता है एट्रोपिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट रिपोर्ट्स पासिंग फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड. Patient reports passing fresh bright red blood during defecation and examination reveals an anal fissure. What is this type of bleeding? एक पेशेंट जो है डेफिकेशन के टाइम पे फ्रेश एंड ब्राइट रेड जो है ब्लड पास कर रहा है। ओके, तो एग्जामिनेशन किया, उसमें पाया गया एनल फिशर है, ये कौन सी ब्लीडिंग आप बोलोगे? ठीक है, कभी भी फ्रेश और ब्राइट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब हेमेटोचीजिया। ओके, हेमेटोचीजिया है। मेलिना में क्या होता है? ब्लैक टेरी स्टूल, ठीक है, ये पाया जाता है अपर जीआई ब्लीड में। ओके, ओकल्ट ब्लीडिंग क्या होती है? हिडन मतलब कि आपको बाय आईज नहीं दिखेगी, ये टेस्ट पे ही पता चलेगी। ठीक है, कंफर्म होगी ओनली बाय टेस्ट। एंड लास्ट इज हेमेटेमेसिस, इट इज वॉमिटिंग में ब्लड अगर होगा तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट PYQ वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।